प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्पा मिंज, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन में कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान में मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत विषय के अंतर्गत इथनोमेथोडोलॉजी, नृजाति पद्धति शास्त्र अथवा लोक विधि विज्ञान का उद्भव एवं उसकी आधारभूत मान्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक विधि विज्ञान का उद्भव घटना क्रिया विज्ञान से हुआ है। लोक विधि विज्ञान को विकसित करने में एच गारफिंकेल को ए शूट्स के घटना क्रिया विज्ञान से प्रेरणा मिली और इसे आगे बढ़ाने में इरविंग गॉफमैन सहित कई अन्य विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इस उपागम का नामकरण अमेरिकन समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकेल द्वारा सन 1967 में किया गया। समाजशास्त्र में लोक विधि विज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि में कुछ जो 3 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला जो बिंदु है वह है लोक विधि विज्ञान का विकास प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुआ है। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिक दृष्टि से लोक विधि विज्ञान का विकास समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तीसरा बिंदु जो है वह है लघु सिद्धांतों के निर्माण के उद्देश्य से लोक विधि विज्ञान अथवा नृजाति पद्धति शास्त्र का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या है। गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी में लोक विधि विज्ञान का अर्थ बताया है। चलिए, क्या अर्थ है, इसे हम एक शाब्दिक दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी शब्द का इथनोमेथोडोलॉजी का प्रथम शब्द जो है इथनो, उसका अर्थ है लोक या जनसाधारण। मेथड, जैसे कि हम जानते हैं, मेथड अर्थात विधि या पद्धति। लॉजी का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार यदि हम इसका शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यदि हम देखते हैं तो क्या पता चलता है कि जनसाधारण या लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधि या पद्धति का वैज्ञानिक अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान कहलाता है। अन्य रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि इसे व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला पद्धति विज्ञान भी कह सकते हैं। वास्तव में यह विज्ञान दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं हम, जिसमें इस पद्धति या नृजाति पद्धति शास्त्र को स्पष्ट करते हुए अब्राहम लिखते हैं, नृजाति पद्धति शास्त्र व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त ज्ञान की सामान्य विधियां हैं जिनके माध्यम से दैनिक क्रियाओं को अर्थ दिया जाता है तथा सामाजिक यथार्थता को निर्मित किया और बनाए रखा जाता है। दूसरी एक परिभाषा है लैंडिस चर्चिल के अनुसार, नृजाति पद्धति शास्त्र मुख्यतः मानव व्यवहार के उन पक्षों पर बल देता है जो किसी व्यक्ति की सामान्य एवं व्यवहारिक दैनिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों जो विद्वान हैं, दोनों समाजशास्त्री, उनका कहना ये है कि इस पद्धति के द्वारा हम लोगों की दैनिक क्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हुए उसका अध्ययन करते हैं। तो लोग अपने दैनिक क्रियाओं के प्रति सहज और बौद्धिक ज्ञान रखते हैं। ये क्रियाएं बहुत ही सरल होती हैं और इसका अर्थ निकालने की भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इन दैनिक क्रियाओं को महत्व देकर इनका अध्ययन करने वाला उपागम ही नृजाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान कहलाता है। ये जो परिभाषा है, इन परिभाषाओं को हम एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कक्षा में क्लास पढ़ाई चल रही है और टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और एक विद्यार्थी पीछे उसको शरारत सूझती है। वो चाहे कुत्ते की आवाज़ या बिल्ली की आवाज़ या किसी भी प्रकार को उसको एक जो कक्षाएं हैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक किसी न किसी रूप में विद्यार्थी को दंडित करेगा ही।
नहीं तो भविष्य में कक्षा का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। और इस चुनौती का सामना करने के लिए शिक्षक बहुत सारी विधियों को यूज करेगा। जैसे उसे दंडित करने के लिए क्या करेगा, उस विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकाल सकता है, उसे कक्षा में मुर्गा बना सकता है, उसे सबके सामने में उससे माफी मंगवा सकता है, या उनके अभिभावकों को बुलाकर उनसे कंप्लेन करके उन्हें दंडित कर सकता है, या किसी भी प्रकार का या कारण बताओ नोटिस से जो भी किसी भी प्रकार को उसको दंडित करने की कोशिश करेगा। तो कक्षा की मर्यादा और निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षक इन विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग वो कर सकता है। मतलब दंड देने की जो विधियां हैं उस विधि में से कोई भी एक विधि का वो उपयोग कर सकता है। तो निष्कर्षतः कक्षा में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना एक धारणा है, और इस धारणा को बनाए रखने के उद्देश्य से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वही लोक विधि विज्ञान कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इस उपागम में वास्तविकता का निर्माण अंतःक्रिया की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह उपागम व्यक्तियों की दैनिक क्रियाओं को विशिष्ट महत्व देता है। हम प्रारंभ से ही देख रहे हैं ये दैनिक क्रियाओं का अध्ययन महत्व ज्यादा देता है व्यक्ति। और तीसरा है नृ जाति पद्धति शास्त्र संख्यात्मक अध्ययन के स्थान पर व्याख्यात्मक अध्ययन को महत्व देता है। व्याख्यात्मक अध्ययन को महत्व देता है, ना कि संख्यात्मक अध्ययन को। इस सिद्धांत में व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात किसी भी घटना के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को यह सिद्धांत ज्यादा महत्व देता है। मतलब व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को महत्व देता है। भाषा एवं उसके सामाजिक पक्ष पर इस उपागम में विशेष ध्यान दिया जाता है, और यह सिद्धांत वास्तविकता को स्थायी न मानकर परिवर्तनशील मानता है, क्योंकि यह स्थायी नहीं रहता है। कोई सी भी क्रियाएं जो है वो स्थायी नहीं रहती हैं, वो हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। मनुष्य सांस्कृतिक पर्यावरण में ढला हुआ व्यक्ति नहीं होता है, परंतु सामान्य रूप से क्रियाशील रहकर अंतःक्रिया करने वाला एक प्राणी है। यह इस उपागम की आधारभूत मान्यता है, जिसका कि हमको अध्ययन करना है। तो ये कर रहे हैं जिसका, तो ये इसकी आधारभूत मान्यताएं हैं। यह उपागम घटना के स्थान एवं संदर्भ तथा व्यक्तियों की भाषा को महत्व देते हैं। मतलब भाषा को भी वो महत्व देते हैं, मतलब स्थान और संदर्भ को तो महत्व देते ही हैं, इसके अलावा भाषा को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है। नृ जाति पद्धति शास्त्र प्रत्यक्षवाद का विरोधी है, किंतु वह अपने अध्ययन में अवलोकन को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ अवलोकन महत्वपूर्ण होता है। और लेकिन किंतु यहाँ इस नृ जाति पद्धति शास्त्र में हम देखते हैं कि यहाँ यह जो पद्धति है प्रत्यक्षवाद का विरोध तो करता है, किंतु अवलोकन को स्वीकार करता है, क्योंकि अवलोकन के आधार पर वह अध्ययन करता है। नृ जाति पद्धति शास्त्र सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों को भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये है इसकी विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी अध्ययन पद्धतियां क्या क्या है। इसकी दो अध्ययन पद्धतियां हैं, एक है अवलोकन पद्धति और दूसरा है अनुभवाश्रितता। सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकन पद्धति। यद्यपि यह जो उपागम है यह प्रत्यक्षवाद का तो विरोधी है ही, किंतु अवलोकन को यह स्वीकार करता है या अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययनों में करता है। ये तो अवलोकन घटनाओं का प्रत्यक्ष तथा यथार्थ अध्ययन करने की एक विधि है। तो नृ जाति पद्धति शास्त्र घटनाओं के यथार्थ अध्ययन को स्वीकार करता है। यह उपागम अवलोकन के रूप में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है। और चूंकि सहभागी अवलोकन में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ शोधकर्ता जो है वो अध्ययन क्षेत्र में जाता है और वहाँ उस इकाइयों में सहभागी होता है और गुपचुप तरीके से आंकड़े या तथ्य एकत्रित करता है। तो अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन की इकाइयों के मध्य रहकर गुपचुप रूप से एकत्रित की गई सामग्री वास्तविक
एवं गहन होती है और इस उपागम की ऐसी ही एक मान्यता है। दूसरा है अनुभवाश्रितता, दूसरा प्रकार। तो उसमें हम देखते हैं कि नृजाति पद्धति शास्त्र अपने अध्ययनों में अनुभव को बहुत अधिक महत्व देते हैं। शोधकर्ता अपने इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से जो तथ्य एकत्रित करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें है अनुभव के, इसमें हम देखते हैं कि अनुभव के आधार पर यह प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है। तो प्राथमिक अनुभव मतलब शोधकर्ता स्वयं घटना स्थल में जाता है और वहां पहुंचकर वो प्राप्त करता है, वो प्राथमिक अनुभव कहलाएगा। और द्वितीयक अनुभव किसी अन्य साधन के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। इसके अलावा गारफिंकेल ने दो और अन्य पद्धतियों की चर्चा की है, जिसमें पहला है प्रलेखीय पद्धति। इस पद्धति द्वारा एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है। इस पद्धति में अवलोकन के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। जिस प्रकार का अवलोकन रहता है उसके आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है और सभी घटनाओं के उनके घटित होने के साथ के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है उसी के आधार पर उसे क्रमबद्ध किया जाता है और वर्गीकृत भी किया जाता है। एक और पद्धति है जिसको गारफिंकेल ने बताया है, वह है प्रयोगात्मक पद्धति। तो नृजाति पद्धति शास्त्र सामाजिक वास्तविकता को परिवर्तनशील मानता है। हमारा दैनिक जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता रहता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में यह व्यवस्था किस प्रकार निर्मित हुई है। इसी संदर्भ में गारफिंकेल का मानना है कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रकार। ये दो प्रकार के हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्थिति परक नृजाति पद्धति शास्त्र। इस स्थिति का नृजाति पद्धति शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं का संबंध किसी न किसी संदर्भ या उद्देश्य से होता है। तो नृजाति पद्धति शास्त्र में स्थिति के महत्व का पता इसी बात से चलता है कि हमारी दैनिक स्थितियों में परिवर्तन कर देने से सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्ति की अंतःक्रिया के मध्य अंतर उत्पन्न हो जाता है। और गारफिंकेल ने भी अपना जो अध्ययन किया है उसको उन्होंने सही पाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी क्रियाएं जैसे होती हैं तो उसमें यदि परिवर्तित होती है तो सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की अंतःक्रिया इनके बीच में अंतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थिति परक नृजाति पद्धति शास्त्र में स्थितियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा है भाषा संबंधी नृजाति पद्धति शास्त्र। इस उपागम के समर्थक भाषा के सामाजिक पक्ष को महत्व देते हैं। भाषा को उसके अर्थ एवं उपयोग के आधार पर ही समझा जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वह भाषा उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बन जाती है। अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है दूसरे व्यक्ति भी उसे उसी प्रकार से उसको जानते हैं। मन की प्रकटीकरण में भाषा ही नहीं मनुष्य के हाव भाव का भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति अपने हाव भाव अर्थात शारीरिक संकेतों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि यदि व्यक्ति को कुछ अपने किसी भी चीज को यदि संकेतों के माध्यम से या किसी माध्यम से यदि वो अपने विचारों को प्रकट करना है तो जरूरी नहीं है कि वो बोल के ही केवल वो अपने विचारों को प्रकट करे। वह बिना बोले अपने हाव भाव से या संकेतों के माध्यम से वह अपने विचारों को भी प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें आज के अध्ययन में हमने देखा कि नृजाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अध्ययन पद्धति एवं प्रकार, इसके बारे में हमने अध्ययन किया।
मुझे विश्वास है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।